दोस्तों सोचिए, आपने 4 साल कॉलेज में पढ़ाई करी, घर वालों ने फ़ीस के लिए आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, आपके अपनों ने एक बहुत बड़ा आपके लिए एक एजुकेशन लोन लिया या फिर अपनी ज़मीन बेची या फिर माँ ने अपना मंगलसूत्र बेचा। आपने परीक्षा दी, पूरी मेहनत करी, दिन रात एक किया, डिग्री हासिल करी जिस डिग्री में अच्छी खासी आपकी परसेंटेज थी और फिर शुरू हुई आपकी नौकरी की तलाश। फिर शुरू हुए आपके बड़े-बड़े सपने। जी, आपने बड़े-बड़े सपने देखना शुरू कर दिया, लेकिन आपको नौकरी मिली तो ऐसी नौकरी मिली जिसका आपकी इस डिग्री से, पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक नौकरी मिली भी तो सैलरी इतनी कम कि भैया उसमें गुज़ारा करना काफ़ी मुश्किल होगा नए शहर के अंदर। जी हाँ, नए शहर पे जाना, किराए का कमरा लेना, वहाँ का खाना खाना और घर का खर्च निकालना, सेविंग तो बहुत दूर की बात है, बल्कि 25 तारीख तक आपका अकाउंट खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी काफ़ी सीमित है और वो सिटी काफ़ी महंगी है। और 25 तारीख आते-आते आपको अपने अपनों से फ़ोन करके, पापा मेरे पैसे ख़त्म हो गए, सैलरी मेरी अगले महीने की 10 तारीख आएगी, 15 दिन कैसे सर्वाइव करूँगा मैं? प्लीज़ थोड़े पैसे भेज दो। आपको इस तरह की कंडीशन में आना पड़ जाए या फिर किसी अपने दोस्त से उधार माँगना पड़ जाए, तो क्या आप इस जॉब से सहमत होंगे? आप उस डिग्री को लेकर के क्या आप खुश होंगे? आप सोचिए, अगर यही कहानी सिर्फ़ एक युवा की नहीं बल्कि करोड़ों युवा की हो तो क्या होगा? जी हाँ, बीते कल की नीति आयोग की एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है और इस एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा नीट कैटेगरी में हैं। जी हाँ, यहाँ नीट का मतलब ध्यान रखिएगा, मेडिकल परीक्षा की तैयारी से नहीं है। इसका मतलब, नीट का मतलब है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, यानी कि ना पढ़ाई, ना नौकरी और ना कोई ट्रेनिंग। और ये संख्या कितनी है दोस्तों? ये संख्या है 8.7 करोड़ युवा जो इस समय कुछ नहीं कर रहा है। तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड धीरे धीरे एक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में तब्दील हो रहा है? या इसी टॉपिक पर आज हम करेंगे दोस्तों डीप डाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं वाईटी स्टडी जोन का हमारा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं करेंगे। आज हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में बात नहीं करेंगे। आज हम किसी आरक्षण के मुद्दे में बात नहीं करेंगे। जी हाँ, आज बात होगी उस मुद्दे की जिसका सीधा संबंध करोड़ों परिवार की ज़िंदगी से है, करोड़ों परिवारों के सपनों से है, और जिसका दोस्तों नाम है बेरोजगारी। जिसका नाम है दोस्तों, कह सकते हैं कहीं ना कहीं रोजगार, इसको ये नाम भी हम दे सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि 8.7 करोड़ युवाओं का आंकड़ा क्या बताता है, डिग्री और नौकरी के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है, और इससे निकलने का रास्ता क्या है। हमारे समृद्धकाल में, इस विश्वगुरु देश के पास, इस भारत के पास, इस समृद्धकाल के दौर में कैसे निकला जा सकता है इस बड़े संकट से। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिरकार ये 8.7 करोड़ युवाओं का मामला आखिरकार है क्या, समझते हैं पहले हम इस बात को। दोस्तों बीते कल के दिन नीति आयोग के री इमेजिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत @2047 की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, राइट। और इस रिपोर्ट में 2021 के नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा नीट कैटेगरी में हैं। यानी ये युवा फ़िलहाल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या ट्रेनिंग से पूरी तरीके से बाहर हैं। और अब इस आंकड़े को प्लीज़ आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। 8.7 करोड़ युवा, ध्यान रखिएगा, वो युवा जो देश का भविष्य होता है, और ये युवा बिल्कुल अपसाइड हो चुका है। 8.7 करोड़ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8.7 करोड़ युवाओं के सपनों और संभावनाओं का एक सवाल भी है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक नीट युवाओं में लगभग 88% घरेलू कामों में लगे हैं। यहाँ एक बात दोस्तों आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर का काम भी महत्वपूर्ण काम है, लेकिन आर्थिक नज़रिए से समस्या तब बनती है जब देश की इतनी बड़ी युवा आबादी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और पेड एम्प्लॉयमेंट से बाहर रह जाती है। क्योंकि युवा आबादी तभी देश की ताकत बनती है जब उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। युवा आबादी अपने आप डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बनती है, उसे एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए और क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तब बनती है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या की। जी हाँ, अब बात करते हैं कि आज भारत में लाखों युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है अब नौकरी उनको कहाँ मिलेगी। डिग्री उनके पास अच्छी खासी है, परसेंटेज अच्छी खासी है, ठीक है, रैंक अच्छी खासी है,
और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज से ग्रेजुएट युवाओं में केवल करीब 8.25% ही ऐसे लोग होते हैं, ऐसे युवा होते हैं जिनको उनकी डिग्री के हिसाब से जॉब मिल पाती है। सोचिए, यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में सालों साल लगा दिए, ज़रूरी नहीं कि उसी फील्ड में आपको नौकरी मिलेगी। सोचिए 8.25% ये वो युवा है जिनको डिग्री के मुताबिक मन मुताबिक अपनी जॉब मिल पाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी युवा को दूसरी फील्ड के अंदर जाना पड़ता है, किसी को दूसरी फील्ड में कम सैलरी के ऊपर काम करना पड़ता है और कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में कई कई साल लगा देता है। या सरकारी नौकरी में क्या हाल है वो आपको अच्छे से पता होगा, पेपर किस तरह से लीक हो रहे हैं वो आपको पता होगा, और इस विश्व देश के अंदर इनोवेशन में कितना इन्वेस्टमेंट है भारत का वो आपको पता होगा। इस देश के अंदर स्कूलों की संख्या कितनी लगातार कम पे कम हो रही है वो भी आपको पता होगा। क्या हम इस तरह से बनेंगे विकसित भारत? थिंक अबाउट इट। दोस्तों, डिग्री हाथ में होना और डिग्री के मुताबिक नौकरी मिलना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, और यही एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का सबसे बड़ा गैप भी है। दोस्तों, अब अक्सर ये कहा जाता है कि आज का युवा मेहनत नहीं करना चाहता, कुछ लोग ये भी कहते हैं भैया, लेकिन तस्वीर ना इतनी आसान नहीं है। एक्चुअली इस तस्वीर को क्लियर करने के लिए दिल्ली के करीब 3000 युवाओं पर एक सर्वे हुआ। ठीक है, इस सर्वे में ये पाया गया कि लगभग 70% युवाओं ने ऐसी नौकरी की इच्छा जताई जो उनके आइडियल कैरियर पाथ के साथ में जुड़ी हो। यानी कि युवा चाहता है कि उसकी पढ़ाई का इस्तेमाल हो, उसकी डिग्री का इस्तेमाल हो, उसे कैरियर ग्रोथ मिले, सैलरी समय के साथ बढ़े और नौकरी में स्टेबिलिटी उसको दिखाई दे। लेकिन दूसरी तरफ अर्बन वर्कफोर्स में सैलरीड जॉब की संख्या सीमित है। ये बात ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर में अवसर सीमित है और फॉर्मर प्राइवेट सेक्टर भी हर ग्रेजुएट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, जॉब नहीं दे सकता है। यानी कि डिमांड अब बहुत बड़ी है जॉब की और क्वालिटी जॉब की सप्लाई बहुत कम है। युवा काम से भाग नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। वो ऐसा काम चाहता है जिससे उसकी मेहनत जो वो कर रहा है उसकी मेहनत का रिज़ल्ट उसको भविष्य में दिखाई दे। वो ऐसी जॉब चाहता है, वो ऐसा काम चाहता है। अब दोस्तों, एक और बड़ी समस्या है, जी हाँ, वो समस्या है सैलरी गैप को लेकर के। मान लीजिएगा कि किसी ग्रेजुएट को उम्मीद थी कि नौकरी मिलने के बाद उसे 30,000 या फिर 35,000 की सैलरी मिलेगी, राइट। किसी ने बीटेक करा, एमटेक करा, किसी ने एक्चुअली कोई और डिग्री ले ली अपने किसी फील्ड की, और जब वो मार्केट में गया जॉब लेने के लिए, जब वो गया इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड के 4-5 मेंबर उसके सामने बैठे, उससे सवाल जवाब करे, ठीक है, फाइनली डिसाइड ये हुआ कि भैया आपकी सैलरी की उम्मीद कितनी है, आप कितनी सैलरी चाहते हो। एम्प्लॉय से पूछा गया तो उसने बोला कम से कम 30,000 रुपये। तो उसको रिटर्न में जो उसको दिया गया CTC, कॉस्ट टू कंपनी, जो उसको प्रोवाइड की गई कंपनी के द्वारा, वो दिया गया मात्र 18 से 20,000 रुपये। उसने उम्मीद करी थी अपनी 35,000 की और सैलरी उसको मिल रही है उसकी हाफ 15 से 20,000 रुपये के आसपास। सोचिए, ये भी गैप बहुत बड़ा है। तो सवाल सिर्फ नौकरी मिलने का नहीं रह गया है, सवाल बन चुका है क्या इस सैलरी से मेरा भविष्य बन पाएगा। अगर मैं अपने घर से दूर रह करके इस शहर में शिफ्ट खुद को कर लेता हूँ, क्या मैं खुद का गुजारा कर पाऊँगा इतनी सैलरी में, 15,000 रुपये की सैलरी में? सोचिए एक बार, कमरे का किराया भी देना है, ठीक है, खाने का भी खर्चा है, किचन का भी खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा है, बाकी अदर खर्चे और होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि सैलरी आएगी मेरे अकाउंट में 10 या फिर 8 तारीख को, 25 तारीख तो मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा, मतलब कि आमदनी बिल्कुल चिन्नक सी हो रही है, खर्चे लगातार मेरे सर पर बढ़ रहे हैं, और क्या मैं हर महीने 25 या 26 तारीख को अपने परिवार वालों को कॉल करूंगा, पापा या फिर मम्मी मेरा अकाउंट खाली हो चुका है, अभी 15 दिन मुझे और सर्वाइव करना, भी अकाउंट में सैलरी कंपनी वाले 8 से 10 तारीख को डालते हैं, प्लीज़ थोड़ा पैसा भेज दो। कई लोगों के साथ में ना ये पैटर्न लंबे समय से चल रहा है। वो हर महीने यही काम करते हैं, कभी दोस्त से उधार लिया तो कभी अपनों से पैसा मांग लिया, अगली सैलरी में आपको लौटा दूंगा, ठीक है, कुछ पैसे लौटाने के नाम पर चला जाता है हर महीने, फिर बाद में 25 तारीख आती है, फिर वही किससे कहानी स्टार्ट हो जाती है। एक युवा का दर्द दोस्तों यहाँ पर ये भी है, डिग्री है, डिग्री को लेने के लिए कॉलेजों की बहुत भारी भरकम फ़ीस जमा करी है, ठीक है, माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, माँ ने अपने गहने बेच दिए हैं, यहाँ तक भी नौबत आती है। लेकिन डिग्री मिलने के बाद जॉब क्या मिलती है? बिल्कुल चिन्नक सी सैलरी वाली। चलिए अब बात करते हैं इस समस्या के समाधान की। यानी कि अब सबसे बड़ा सवाल हम सबके लिए ये भी है कि आखिरकार नौकरी पैदा होगी कहाँ से? अगर करोड़ों युवा काम करना चाहते हैं तो उन्हें रोज़गार मिलेगा कहाँ से? क्योंकि सरकार हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है।
इसलिए प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हब, एमएसएमई, कंस्ट्रक्शंस और सर्विस सेक्टर को बड़ी संख्या में जॉब पैदा करनी होगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। क्योंकि एक फैक्ट्री सिर्फ फैक्ट्री में नौकरी नहीं देती है, उससे जुड़ा होता है, एक फैक्ट्री से जुड़ा होता है ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट को जॉब देती है एक फैक्ट्री, लॉजिस्टिक को जॉब देती है, पैकेजिंग को जॉब देती है, मेंटेनेंस को जॉब देती है, सेल्स को जॉब देती है और दूसरी सर्विस में भी रोज़गार पैदा करती है एक छोटी सी फैक्ट्री। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और उससे जुड़े आंकड़ों को लेकर के भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने अभी चंद दिनों पहले एक बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। जी हाँ, सवाल। अर्थशास्त्रियों ने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट तैयार करी, अपना डीप अध्ययन किया, तो उन्होंने कुछ अजीब चीज़ पाई। जी हाँ, अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाते हुए साफ साफ ये बोला है कि 2022 और 23 से 2025 और 26 के बीच मैन्युफैक्चरिंग की रियल ग्रोथ को जीवीए के आधार पर करीब 11% बताया गया, जबकि आईआईपी के आधार पर आउटपुट ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग हब की लगभग 6% रही, यानी करीब 5 परसेंटेज पॉइंट का अंतर आया। यानी कि जीवीए अलग कहानी कह रहा है और आईआईपी अलग कहानी कह रही है। अब किस पर यकीन करें, कौन सा आंकड़ा सही, कौन सा आंकड़ा गलत, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और सवाल ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो उसके साथ रोज़गार कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर तेज़ी से रोज़गार नहीं बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, आंकड़ों में हमारा डंका पीटा जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, थिंक अबाउट इट। इस मुद्दे पे आप लोग विचार जरूर करिएगा। क्या सच में दिखाए गए जो हमारे विश्व गुरु के जो आंकड़े हैं, क्या वो सच में ज़मीनी स्तर पर क्या उस सच्चाई को बयां कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? दोस्तों, अब बात करते हैं बेरोज़गारी के साथ साथ एक दूसरे बड़े संकट की। बात करते हैं दोस्तों महंगाई के बारे में। सो गाइस, हाल ही के आंकड़ों और रिपोर्ट में प्याज की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई है, चीनी में वृद्धि हुई है, जो गैस का सिलेंडर होता है उसका प्राइस बढ़े हैं, ठीक है, खाने के तेल के प्राइस बढ़ चुके हैं दोस्तों। दूसरी तरफ वहीं पर आटे चावल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें केवल प्याज को लेकर के, कई बड़े शहरों में प्याज की कीमत 60 से 70 रुपये पर केजी तक पहुंच चुकी है और कई शहरों में उससे ज़्यादा भी खबरें पहुंच रही हैं कि उतने रुपए में वहाँ पर प्याज मिल रहा है। और इस संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नासिक से कांदा एक्सप्रेस जैसी विशेष मालगाड़ी के जरिए प्याज दूसरे शहरों तक भेजना पड़ा। सोचिए, अब एक परिवार की स्थिति समझिएगा कि परिवार की स्थिति इस समय क्या बनी हुई है। उसे बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, घर का किराया एक परिवार को देना है, राशन लगातार महंगा हो रहा है और घर का युवा नौकरी ढूंढ रहा है। और नौकरी की तलाश में खड़ा युवा और महंगाई से परेशान परिवार दोनों एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कमाई आखिरकार हमारे परिवार की बढ़ेगी तो बढ़ेगी कब? सोचिए। अब बात करते हैं कि इसका समाधान है क्या, समाधान है या फिर नहीं है। क्या हम इस संकट को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मान लें? समाधान तो बच्चे है। सबसे पहले एक्चुअली क्या करना होगा हमारी सरकार को, हमारे देश को, एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी के कंपैटिबल बनाना होगा। सिर्फ डिग्री देने से काम नहीं चलेगा, युवाओं को ऐसी स्किल देनी होगी जिनकी इंडस्ट्रीज़ में वास्तविक डिमांड हो, वो स्किल इनको सिखाओ। सो दूसरा काम ये करना पड़ सकता है हमारी सरकार को कि स्किल ट्रेनिंग काफ़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए, हर गरीब की पहुंच तक होनी चाहिए, उसकी फ़ीस काफ़ी कम होनी चाहिए। क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा कॉलेज की फ़ीस देने के बाद में महंगा स्किल कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए गरीब का बच्चा कभी कभी हाथ की तंगी की वजह से पीछे छूट जाता है, विकास से पीछे रह जाता है। दोस्तों, तीसरा काम करना पड़ेगा दोस्तों, कह सकते हैं इंटर्नशिप को बढ़ावा देना, इंटर्नशिप के अवसर को इंक्रीज़ करना होगा। क्योंकि किताब से दोस्तों आपको थ्योरी की नॉलेज मिल सकती है, कोई चीज़ कैसे काम करती है वो नॉलेज आपको मिल सकती है किताब से, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस होता है वो उस युवा को नौकरी के लिए तैयार करता है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस कब आएगा? जब इंडस्ट्री में काम करेगा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा प्रोविज़न निकालना चाहिए कि भैया आप ठीक है एक काम करो कि आपको 5 महीने 6 महीने आपको इंटर्न करनी है उस फैक्ट्री में जा करके, उस इंडस्ट्री में जा करके। तो बच्चा कुछ तो वहाँ जाके सीखेगा ना, एक कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ेगा, उसका रिज्यूम काफ़ी स्ट्रांग होगा। जब वह फेस करेगा इंटरव्यू तो उसका वहाँ पे अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, क्योंकि उसके बाद उसका इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस भी है। और उससे चौथा काम करना पड़ेगा एमएसएमई को लेकर के, ठीक है, एमएसएमई और इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के इस पर मजबूत काम करना होगा। क्योंकि देश में बड़ी संख्या में जॉब छोटे और मध्यम उद्योगों से पैदा हो सकती है। और दोस्तों, पाँचवा काम करना पड़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट डाटा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई डाटा कुछ कह रहा है, जीएवी का डाटा और आईआईपी का डाटा कुछ और कह रहा है, ऐसा ना हो। क्योंकि सही समस्या का पता
होगा तभी जब सही पॉलिसी बनाई जा सकेगी, जब सही डाटा सामने हमारे रखा जाएगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट डाटा को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बनाना होगा, तब बनेगी बात। दोस्तों, देश को नौकरी मांगने वालों की संख्या कम नहीं करनी है, हमारे इस देश को नौकरी देने वाले अफसर को इंक्रीज़ करना होगा, तब बनेगी बात, तब इस समस्या का समाधान निकलेगा। और दोस्तों, आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि भारत के पास दुनिया की बड़ी युवा शक्ति है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन सिर्फ युवा आबादी होना पर्याप्त नहीं है। युवा आबादी के साथ में क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के साथ में स्किल चाहिए, स्किल के साथ दोस्तों अफसर चाहिए, और अफसर के साथ में डिसेंट इनकम चाहिए, और तभी दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड वास्तव में डिविडेंड बनेगा। इस स्ट्रक्चर पे तरीके से हमको काम करना होगा, वरना यही युवा आबादी आर्थिक और सामाजिक दबाव का कारण भी बन सकती है, एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे सकती है। इसलिए रोजगार को सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता की तरह देखना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ संसद में होने वाली बहसों से तय नहीं होगा। देश का भविष्य उस युवा के भविष्य से तय होगा जो आज डिग्री लेकर के नौकरी की तलाश में घूम रहा है। और आखिर में दोस्तों एक लाइन याद रखिएगा कि देश की असली तरक्की तब होगी जब हर युवा के हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं, उसके साथ रोजगार का भरोसा भी उसके पास होगा। अब दोस्तों, आप मुझे बताइएगा इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर आपके हिसाब से भारत के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, कम सैलरी, स्किल गैप, या एजुकेशन और नौकरी के बीच मिसमैच? क्या असली मुद्दा है? अगर आपको इस संकट से, अगर आपको इस देश को उबारना होता, अगर देश की इतनी बड़ी संख्या को अपने रोज़गार देना होता, तो आप क्या स्टेप उठाते? वीडियो को पॉज करके अपने स्टेप मुझे अच्छे से मंथन करके पॉइंट टू पॉइंट कमेंट में पक्का लिखिएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।